इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक का फिर से शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग पहले गौर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। पहले समझिए कि गैरिसन टाउन होता क्या है। देखो, पहले के टाइम पे ना हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, दिल्ली के बारे में, है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग दिल्ली के बारे में बात करेंगे। यानी कि दिल्ली के ऊपर कौन सा राजा कब हुआ, किसने रूल किया, कितने समय के लिए रूल किया, है ना, कौन सा राजा किसके बाद राजा बना है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो समझते हैं गैरिसन टाउन होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। गैरिसन टाउन, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं दिल्ली का। उस समय पे दिल्ली पे जो भी रूल करता था ना, तो दिल्ली पूरी तरीके से अपने चारों तरफ बाउंड्री बना रखा था। दिल्ली बीच में और दिल्ली के चारों तरफ क्या रहता था, बाउंड्री बना रहता था। उसी के अंदर लोग रहेंगे, राजा का महल रहेगा, तो राजा उसी के अंदर अपना रूल करता था। ठीक है, ऐसे उस समय पे दिल्ली हुआ करता था। सिंपल सा समझिए, जब जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय पे दिल्ली कैसे हुआ करता था। दिल्ली बेसिकली अपने चारों तरफ, जहाँ जहाँ दिल्ली के राजा का कंट्रोल हुआ करता था, वो अपने चारों तरफ बाउंड्री बनवा देता था। बाउंड्री बनवाने का मतलब हुआ कि ये बाउंड्री दिल्ली का बाउंड्री है और दिल्ली के जितने भी लोग रहेंगे उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे, और जो राजा रहेगा वो भी उसी बाउंड्री के अंदर रहेगा। इसका मतलब है कि राजा केवल बाउंड्री के अंदर तक ही रूल कर पाएगा, बाहर जाएगा तो बाहर का कोई और राजा होगा। समझ में आ रही है बात। और चूंकि इतना बड़ा दिल्ली हुआ करता था, चारों तरफ से बाउंड्री घिरा हुआ था, उसी के अंदर लोग भी हैं, उसी के अंदर राजा भी हैं, उसी के अंदर राजा का सैनिक भी होगा, उसी के अंदर राजा का सैनिक भी होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैरिसन टाउन। तो कोई पूछे कि बताओ गैरिसन टाउन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बताइएगा कि गैरिसन टाउन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा इलाका होगा, उस इलाका के चारों तरफ उस इलाके को किससे घेर दिया जाएगा, बाउंड्री से घेर दिया जाएगा। लोग भी उसी बाउंड्री के अंदर रहेंगे, राजा भी उसी बाउंड्री के अंदर रहेगा, और राजा के सिपाही मंत्री भी वही बाउंड्री के अंदर रहेगा। इसका मतलब है कि सारा काम जो राजा का है वो उस बाउंड्री तक ही है। राजा वो केवल उस बाउंड्री तक ही है, उसके बाहर वो राजा नहीं है, उसके बाहर कोई और राजा होगा। तो यही हमारा कहलाता है गैरिसन टाउन। तो दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली उस समय पे ऐसा ही हुआ करता था कि दिल्ली के चारों तरफ बाउंड्री था, उसके अंदर आपका दिल्ली बसा हुआ है बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री के अंदर ही आपका पूरा दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के राजा हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, है ना, सब कोई उसी के अंदर रहते थे। तो हाँ, मतलब हर जगह का अपना अलग अलग बना हुआ था, लेकिन हम लोग बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली का, तो दिल्ली अपने चारों तरफ बाउंड्री बनवा रखा था। उसी बाउंड्री के अंदर दिल्ली के लोग रहेंगे, दिल्ली के राजा रहेंगे, और दिल्ली के और राजा के जो मंत्री हैं वो रहेंगे, मतलब जो भी हैं सब उसी के अंदर रहेगा, और राजा केवल वो अपने बाउंड्री के अंदर तक ही है, बाहर नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैरिसन टाउन। लेकिन अब क्या हो रहा था, आपको लगता है कि दिल्ली का राजा केवल अपने बाउंड्री तक ही लिमिट रहेगा? क्या वो अपना पैर बाहर नहीं पसारना चाहेगा? देखो, हर राजा यही चाहता है कि अपना जो कंट्रोल है वो बहुत दूर तक फैले। तो दिल्ली के राजा ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने सोचा कि यार कब तक हम इस छोटे इलाके पर रूल करते रहेंगे, अपना साम्राज्य बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम एक महान राजा, बहुत बड़ा राजा और ताकतवर राजा बन पाएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हर राजा, लगभग हर राजा चाहता था कि अपना साम्राज्य बढ़े, मेरा पावर बढ़े, मेरे अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मेरा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा दूर तक फैले, हर राजा चाहता था। तो जो राजा अभी तक एकदम बाउंड्री के अंदर रहता था, अपने कुछ बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग उसी के ऊपर रूल करता था, उसी से टैक्स वसूलता था, सब कुछ अपना हुक्म जो उसी पे चलाता था। लेकिन अब धीरे धीरे राजा, दिल्ली के राजा को लगने लगा था कि यार अपना पावर बढ़ाना है तो दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा, अलग अलग एरिया को अभी कब्जे में करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा पावर बढ़ेगा। तो अब वो क्या चाहता है, गैरिसन टाउन से निकलना चाहता है और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहता है। एम्पायर मतलब उसका जो कंट्रोल है वो गैरिसन टाउन के बाहर भी अब होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो वही लिखा, अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इससे क्या होगा, दिल्ली के सुल्तान का, दिल्ली के राजा का एक्सपेंशन होगा भाई, बढ़ोतरी होगा उसका। पहले वो बाउंड्री के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर रूल कर रहे हैं, लेकिन अब वो बाउंड्री से बाहर निकलना चाहता है, अलग अलग एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। तो बताओ उसका पावर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। दिल्ली सल्तनत का यानी कि दिल्ली के राजा का एरिया बढ़ेगा। ये हमारा हो गया टॉपिक का मतलब। आइए अब शुरुआत करते हैं।
The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और plunder for supplies। पहले यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है? देखो, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। अब हुआ क्या, दिल्ली के राजा अब अपना पैर बाहर पसारते हैं और वो वैसे इलाके पे सबसे पहले अपना कब्जा जमाता है जहाँ पे क्या है, the lands adjacent to a city or port that supply it with goods and services। जैसे राजा सबसे पहले अपने बाउंड्री से बाहर निकलता है, वो उस जगह पे अपना कब्जा जमाता है जिस जगह पे क्या होता था, ट्रेड, जिस जगह पर ट्रेड यानी कि जहाँ पे बाजार लगते थे, बड़े बड़े लेन देन होता था, सामानों का खरीद बिक्री होता था। ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सचेंज, लेन देन होता था। राजा चाहता था कि सबसे पहले अपना कब्जा हमको वहाँ पे जमाना है, क्योंकि यदि आपको अपना पावर बढ़ाना है तो सबसे पहले उस जगह पे आप कब्जा करो जो जगह छोटा सा है। मतलब यदि आप अचानक बड़े राज्य पे हमला कर देंगे ना, तो हो सकता है कि आपको मार पीट के बैठा दिया जाए। लेकिन अब ये दिल्ली का राजा क्या कर रहा है, अपने गैरिसन टाउन से बाहर निकल रहा है, उस बाउंड्री से बाहर निकल रहा है और छोटे छोटे जगह को पहले अपने कब्जे में कर रहा है। जैसे ट्रेड वाले जगह को, जहाँ पे व्यापारी होता था, मार्केट लगते थे, उस जगह को, छोटे छोटे पोर्ट को, छोटे छोटे बंदरगाह को, है ना, छोटे छोटे गाँवों को, इस प्रकार के जगह को अपने अंदर में करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, हिंटरलैंड का मतलब द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि दिल्ली के आजू बाजू में, दिल्ली के आसपास में जो छोटे छोटे सिटी थे, जो छोटे छोटे पोर्ट थे जहाँ पे जहाज आके लगते थे, छोटे छोटे जो इलाके थे, छोटे छोटे जो गांव थे जहाँ से गुड्स और सर्विस आ सकता था, राजा को फायदा हो सकता था, तो राजा ने पहले उन्हीं सब छोटे छोटे जगहों को अपने कब्जे में किया है हमला करके। क्योंकि राजा को पता था बड़े इलाका पे कब्जा करना है तो पहले छोटे इलाके को अपने कब्जे में कर लो, फिर बड़े इलाके पे हमला करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब देखो, ये राजा ना, दिल्ली के राजा अब धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं। अब जरा देखो, दिल्ली कहाँ पड़ता है, बीच में, हालांकि इंडिया के बिल्कुल बीच में नहीं है, इंडिया के बीच में तो मध्य प्रदेश है। थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे ना, दिल्ली बीच में है, मतलब दिल्ली के लेफ्ट में भी कुछ स्टेट हैं, दिल्ली के राइट में भी कुछ स्टेट हैं, तो दिल्ली बीच में पड़ता है। तो अब ये दिल्ली, और हमने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली ऐसा जगह पे है जहाँ से वो हर जगह पर बराबर नज़र रख सकता है। तो दिल्ली अब क्या चाह रहा है, अपना पैर पसार रहा है वो, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला अपने कब्जे में किसको किया, अपने छोटे छोटे आसपास के जगह को, छोटे शहर को, छोटे गाँवों को, है ना, छोटे छोटे पोर्ट्स को, छोटे छोटे वैसे जगह को जहाँ से उसको सामान वगैरह मिल सकता है, बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिल सकता है ना, इस प्रकार का चीज़, उस प्रकार के जगह को उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया। अब इनका दिमाग जा रहा था कहाँ, बिहार पे, सिंध पे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार, मतलब बंगाल उस समय पे सब एक ही हुआ करता था, उस समय पे बिहार बंगाल सब एक हुआ करता था, ठीक ना। तो बंगाल पे और सिंध, सिंध बेसिकली पंजाब वाले साइड को हम लोग कहते हैं सिंध, ठीक है। तो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, तो ये सब हमारा पहले एक ही हुआ करता था, आज भले अलग अलग है। तो इनका अब ध्यान जा रहा है दिल्ली से कहाँ, बंगाल जो कि आपके ईस्ट में है और सिंध जो कि आपके वेस्ट में है। तो सोचो, ये दिल्ली का राजा अब निकल के ईस्ट और वेस्ट पे भी अपना कब्जा जमाना चाह रहा है, लेकिन इतना आसान भी के लिए नहीं रहा होगा कि अचानक दिल्ली से बाहर निकले और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए और सिंध को अपने कब्जे में कर लिए। क्या इतना आसान रहा होगा? नहीं। यदि आप इमेजिन कर देखेंगे मैप में, तो दिल्ली आपका बीच में है, बिल्कुल ईस्ट में आपका बंगाल है और पूरा वेस्ट में आपका सिंध है। तो क्या लगता है उतना दूर जाके हमला करके वापस आ जाना, जीत के आ जाना, इतना आसान रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग चाहते थे कि मेरा कब्जा, यानी कि दिल्ली के राजा चाहते थे कि मेरा कब्जा ईस्ट और वेस्ट हर जगह हो जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है बंगाल और बिहार, सॉरी बंगाल और सिंध। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं। तो गैरिसन टाउन का मतलब हमने आपको पहले ही समझा दिया है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, मतलब कि चारों तरफ से बाउंड्री बना रहेगा, उसी में लोग रहेंगे, उसी में राजा, उसी के आर्मी, सब कोई वही अंदर में रहेगा। अब हुआ क्या, रेवेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। मतलब दिल्ली का राजा
आगे तो बढ़ा था बंगाल पे कब्जा करने के लिए, सिंध पे कब्जा करने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से, रास्ता खराब होने की वजह से कभी वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाए और कभी अपने कब्जे में कर भी नहीं पाए। अब जरा इमेजिन करो ना यार, बंगाल एकदम बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, सिंध यानी कि पंजाब बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है आपका, और दिल्ली बीच में पड़ता है। तो उतना दूर तक ईस्ट और वेस्ट में दिल्ली का राजा जाएगा, वहाँ के राजा को मार के जीत के आ जाएगा, इतना आसान है नहीं। उस समय पे तो सड़क भी बढ़िया नहीं था, उस समय पे तो जंगल बहुत हुआ करते थे, नदी बहुत हुआ करते थे, तो जंगल को, नदी को, इतने भयंकर भयंकर खराब रास्ते को पार करके जाना और जीत के आना इतना भी आसान नहीं था। तो वो लोग कोशिश किए थे लेकिन कभी जा नहीं पाए, तो कभी उतना दूर तक उनका पैर फैल नहीं पाया। तो इन्होंने फिर क्या किया होगा सोचो, अपने दिल्ली के आसपास ही जो जगह होंगे उसको ही इन्होंने अपने कब्जे में सबसे पहले किया होगा। तो बंगाल, सिंध इनके नज़र में था लेकिन कभी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अब देखो हुआ क्या, दिल्ली का राजा चाहता था कि मेरा कब्जा ईस्ट में, बंगाल ईस्ट तरफ हो जाए, नहीं कि बंगाल पे हो जाए। और ध्यान रहे उस समय पे बंगाल का मतलब है पूरा बिहार, पूरा बंगाल, जिसको आप देखते हैं ना आज वेस्ट बंगाल, बिहार, सब ये हुआ एक हुआ करता था। और कुछ पार्ट यूपी का भी पहले बंगाल में ही आता था, ध्यान रहे, और झारखंड भी, ये सब पहले बंगाल हुआ करता था। तो यदि एक बार दिल्ली का राजा बंगाल पे कब्जा कर लेता, इसका मतलब लगभग अधिकतर ईस्ट इंडिया जो है किसके कब्जे में आ जाता, दिल्ली के राजा के कब्जे में आ जाता। लेकिन कभी हो नहीं पाया क्योंकि मौसम खराब होता था, घने जंगल हुआ करते थे। दिल्ली से आप बंगाल आएंगे, घना जंगल मिलेगा, खराब मौसम मिलेगा, नदी मिलेंगे, छोटे छोटे पहाड़ भी मिलेंगे, तो इतना आसान भी नहीं था। वो लोग बंगाल, बिहार, सिंध, पंजाब ये सब जाना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, लेकिन कभी जा नहीं पाए। ये पहला चैलेंज हो गया उनके लिए। तो कभी इन प्रकार के जगहों पे उनका कब्जा हो ही नहीं पाया, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो मुगल्स के लिए था, दिल्ली के राजा के लिए था, वो था मंगोल, यानी कि मंगोल। अच्छा, ये मंगोल कहाँ पड़ता है भाई, इसको हम लोग आज जानते हैं मंगोलिया के नाम से। मंगोल आज एक हमारा पूरा का पूरा एक कंट्री है। मंगोलिया जो है आज पूरा का पूरा एक कंट्री है। कहाँ पड़ता है, चाइना के ऊपर, चाइना के जस्ट ऊपर पड़ता है मंगोलिया। तो वहाँ के राजा हमारे इंडिया आना चाहते थे, इंडिया पे हमला करना चाहते थे, अफगानिस्तान से होते हुए वो आ रहे थे। मतलब सिंपल से समझिए, मंगोलिया पड़ता है चाइना के ऊपर, तो मंगोलिया के राजा वहाँ से निकल के अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए इंडिया आना चाहते थे, इंडिया पे कब्जा करने के लिए। इसीलिए हमने कहा था आपको कि उस समय पे हर राजा हर जगह को जितना चाहता था, तो इंडिया भी जितना चाहता था, इंडिया को भी वो जितना चाहता था। तो यहाँ पे ना जो दिल्ली के राजा थे उनके लिए समस्या एक और पैदा हो गया। क्या समस्या पैदा हो गया कि मंगोल का राजा, यानी कि मंगोलिया का राजा अभी इंडिया पे कब्जा करना चाहता है। तो बताओ मंगोलिया का राजा सबसे पहले किसके ऊपर हमला करेगा, दिल्ली के राजा के ऊपर हमला करेगा। क्यों दिल्ली पर ही क्यों करेगा हमला, क्योंकि दिल्ली ही वो ऐसा जगह है जो हर राजा चाहता है कि यदि दिल्ली हमारे कब्जे में आ गया तो लगभग पूरा इंडिया हमारे कब्जे में आराम से आ जाएगा। तो दिल्ली के राजा को ये भी एक नुकसान, मतलब डर सता रहा था कि मंगोलिया के राजा हमारे आगे, हमारे इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, क्या पता वो हम लोगों को मार के इंडिया हमसे छीन ले, यानी कि दिल्ली हमसे छीन ले। तो ये एक डर उनको ये भी था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक ना, लेकिन एक डर था क्योंकि मंगोलिया के राजा हमारे इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. लेकिन बाद में धीरे धीरे दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली के ऊपर जिसने भी रूल किया, उन सभी ने ये सोचा कि यार अपने पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों बहुत ज़रूरी हो गया है, यदि हमारा पावर आज बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो हम मंगोलिया के राजा से डरते नहीं। दिल्ली के राजा को उस समय पे डर था मंगोलिया के राजा से, क्योंकि मंगोलिया का राजा उस समय बड़ा खतरनाक हुआ करते थे, और दिल्ली उस समय पे दिल्ली का जो राजा था उतना वो पावरफुल नहीं था, पावरफुल था लेकिन इतना पावरफुल नहीं था कि वो मंगोलिया के राजा से लड़ के जीत सके, ऐसा कभी नहीं था। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के राजाओं को ये लगने लगा था
कि यार यदि अपने पावर को बढ़ाना है और दिल्ली पे हमेशा कब्जा बनाए रखना है तो अपने पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई कंट्री क्या चाहता है, इंडिया के दिल्ली पे हमला करो सबसे पहले। यदि दिल्ली हमारे कब्जे में आ गया तो पूरा इंडिया हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो बताओ दिल्ली का राजा सबसे पहले मजबूत किसको करना चाहेगा, दिल्ली को मजबूत करना चाहेगा। तो अब जितने भी राजा हुए हैं, जिन्होंने भी रूल किया है दिल्ली के ऊपर, सभी ने सबसे पहला जो फोकस किया है वो दिल्ली को मजबूत करने में किया है। दिल्ली के आसपास जितने भी इलाका हैं उन सभी को कब्जे में करने के लिए सोचा है। और जितना दूर तक दिल्ली का इलाका फैलेगा, इसका मतलब है कि दिल्ली के राजा के पावर उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, तो गियासुद्दीन बलबन जब राजा बना दिल्ली का तो बहुत पावर हो गया दिल्ली का, दिल्ली बहुत दूर तक फैल गया। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी बना तो दिल्ली और फैला। मोहम्मद तुगलक बना दिल्ली का राजा तो थोड़ा दिल्ली और फैल गया। ध्यान रहे, जिस दिल्ली को आप आज जानते हैं ये दिल्ली उस समय पे काफ़ी बड़ा हुआ करता था। आज तो दिल्ली बहुत छोटा है, उस समय पे दिल्ली का जो साइज़ था वो आज के साइज़ से बहुत बड़ा था। तो जिस जिस राजा ने रूल किया है दिल्ली के ऊपर, सभी ने सोचा है कि दिल्ली के पावर को पहले बढ़ाया जाए, दिल्ली का एरिया बढ़ाया जाए। क्योंकि हर कोई सबसे पहले इंडिया में आ रहा है तो किसके ऊपर हमला करना चाह रहा है, दिल्ली के ऊपर। क्योंकि सबको पता है दिल्ली हमारे कब्जे में आ गया मतलब पूरा इंडिया हमारे कब्जे में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आगे बात करते हैं, तो दिल्ली का जो राजा है, दिल्ली के ऊपर जिसने भी राज किया, जितने भी मतलब दिल्ली के जो जितने भी राजा थे, उन्होंने दो तरीके से अपने पावर को बढ़ाया है। पहला यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे और फिर दूसरा यहाँ पे। तो पहला जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि 1 2 3 चारों पॉइंट हमारा पहले वाले में आ जाएगा और बाकी जो 1 2 3 4 पॉइंट है वो दूसरे वाले में आ जाएगा। मतलब कि दिल्ली के राजाओं ने दिल्ली के पावर को बढ़ाने के लिए, दिल्ली का दायरा बढ़ाने के लिए कितना तरीका अपनाया है, दो तरीके से उन्होंने काम किया अपने पावर को बढ़ाने के लिए। वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, The first set of campaigns along the internal frontiers of the Sultanate aimed to consolidating the hinterlands of the garrison towns. सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि दूर वाले इलाके पे हमला करने से बेहतर है कि सबसे पहले अपने दिल्ली के आसपास जो इलाका है, जो गांव हैं, जो पोर्ट हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं, तो जो गांव है दिल्ली के आसपास, जो दिल्ली के आसपास छोटे छोटे शहर हैं, जो दिल्ली के आसपास छोटे छोटे पोर्ट हैं, है ना, इन सभी इलाकों को पहले अपने कब्जे में करो। क्योंकि आसपास का इलाका जब अपने कब्जे में आ गया तो फिर हम बाहर के इलाके पे कब्जा करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। तो दिल्ली के राजा ने सबसे पहले क्या सोचा, दिल्ली के आसपास जो इलाका है उसको अपने कब्जे में पहले किया जाए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला, आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाब एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्ट्रोलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। अब हुआ क्या, अपने आसपास के इलाका को कब्जा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, गंगा और यमुना, इन दोनों जगह पे, गंगा और यमुना के आसपास जितने भी जंगल थे उन सभी जंगल को साफ करवा दिया। क्यों साफ करवा दिया बताओ, जंगल से इनको क्या दुश्मनी है भाई, जंगल से इनको ये दुश्मनी है कि जंगल के वजह से कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे दूसरे जगह पे हमला करने के लिए। क्योंकि आपको किससे गुजरना पड़ेगा, होके जंगल से। आप उतने बड़े आर्मी को लेके निकलेंगे जंगल से, आपको लगता है कि आप आराम से जाके हमला करके फटाक से आप आएंगे? नहीं, जंगल आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो उन्होंने देखा कि यार हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमको जंगल पार करना पड़ेगा। कहाँ का जंगल, गंगा के आसपास का और यमुना के आसपास का जंगल। और यमुना दिल्ली के आसपास, यमुना और गंगा दोनों जो है दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। यमुना तो खैर दिल्ली में ही है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। तो दिल्ली के राजा को लगा ना कि यार आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, दिल्ली के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में करो। और उन्होंने सबसे पहला अपने आसपास के इलाके को कब्जा करने के बाद सबसे पहला क्या किया, दिल्ली और यमुना के आसपास जितने भी जंगल थे उन सभी जंगल को साफ करवा दिया। क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो दुविधा था वो जंगल ही था, क्योंकि वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पा रहे थे हमला करने के लिए किसी और के ऊपर, ठीक ना। आगे बात करते हैं। और जितने भी हंटर गैदरर्स थे, मतलब जितने भी लोग जंगलों में रहते थे, उन सबको जंगलों से भगा दिया। बोला अब तुम जंगलों में रहोगे नहीं, क्योंकि जंगल है ही नहीं। यानी कि जंगल को जब काटा गया तो वो लोग जंगल से अपने आप भाग गए, ठीक है, चले गए निकल के। यदि कोई सवाल पूछ दे यहाँ पे कि गंगा और यमुना के बगल में जितने भी जंगल थे, इन जंगल को इन्होंने साफ क्यों करवाया, सिंपल सा रीजन है, ताकि ये अपने सैनिक को लेकर आगे बढ़ सके और दूसरी जगह पे हमला कर सके, ठीक, और उसको अपने कब्जे में कर सके। अगला,
These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. और उस जमीन पे दिल्ली के राजा ने क्या किया, खेती करवाया लोगों से। क्योंकि देखो जंगल आपने साफ करवा दिया, दूर दूर तक आपको केवल क्या नजर आ रहा है, अब जमीन, खाली जमीन नजर आ रहा है। तो दिल्ली के राजा को लगा कि यार ये खाली जमीन पड़ा पड़ा बेकार लग रहा है, किसानों को दे दो, किसान इसके ऊपर खेती करेगा और किसान से हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। सोचो, अरे भाई जब वॉर होगा, जब लड़ाई होगा, तब उस जमीन को पार करके चल जाएंगे उधर, लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक इस खाली जमीन को क्या कर दो, किसानों को दे दो, और किसान उसके ऊपर खेती करेगा और बदले में हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। दोनों फायदा हो गया। जंगल को काटने से दो फायदा हुआ। पहला, अब वो आराम से गंगा यमुना को पार करके कहाँ पहुंच सकता था, बिहार, बंगाल, ये सब जगह पहुंच सकता था वो, पहला। दूसरा, जंगल को काटने से खाली जमीन हुआ और खाली जमीन को दे दिया गया किसानों के पास। बोला भैया ये खाली जमीन है, तुम ले लो, किसके ऊपर खेती करो, बदले में बस हमको तुम टैक्स टाइम टू टाइम देते रहना। तो टैक्स भी मिल गया, जंगल भी साफ हो गया, आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हो गया, है ना। अब वो आगे बढ़ के आराम से हमला कर सकता था। आगे, न्यू फोर्ट्रेसेस, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। यानी कि अलग अलग जगहों पर अब दिल्ली के राजाओं ने दिल्ली से बाहर निकल के भी जहां जहां उन्होंने कब्जा किया था अपने आसपास इलाका पे, वहां पे भी उन्होंने अपना गैरिसन टाउन बनाया। मतलब वहां पे भी वो अपना बाउंड्री बना दिए, उसके अंदर लोगों को रख दिया, मतलब कि जितने भी लोग हैं बाउंड्री के अंदर रहेंगे और राजा भी उसी के अंदर रहेगा और टैक्स भी राजा को मिलता रहेगा। मतलब सिंपल सा आप ये समझिए, दिल्ली के राजाओं ने जिस जिस जगह पे कब्जा किया है अपने आसपास वाले इलाका पे, हर जगह पे उन्होंने क्या बना दिया, गैरिसन टाउन बना दिया। मतलब उस इलाका को अपने बाउंड्री में घेर के शामिल कर लिया। अच्छा, बाउंड्री क्यों बनाते थे ये लोग भाई, बिना बाउंड्री बनाए भी रूल कर सकते थे, ताकि कोई दूसरा उसके ऊपर हमला ना कर सके। बाउंड्री रहेगा तो एक सेफ्टी तो रहेगा ना, कम से कम कोई हमला नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। तो दिल्ली का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, अपने आसपास वाले इलाका पे बढ़ता चला गया। और जहां जहां उन्होंने अपने आसपास वाले इलाका पे रूल किया है, कब्जा किया है, वहां पे इन्होंने अपना गैरिसन टाउन बनाया है। मतलब कि किला बना दिया, महल बना दिया और उसको अपने बाउंड्री के अंदर कर दिया, ताकि लोग बाउंड्री के अंदर रहेंगे, राजा भी बाउंड्री के अंदर रहेगा और सब कुछ बाउंड्री के अंदर ही होगा। ये हो गया हमारा पहला चीज। तो बताइए, सबसे पहला तरीका जिससे दिल्ली के राजाओं ने अपने पावर को बढ़ाया है वो कौन सा तरीका था, अपने आसपास के इलाका को पहले अपने कब्जे में करने का। अपने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में किया, ये सबसे पहला तरीका था दिल्ली के पावर को बढ़ाने का, दिल्ली के राजा को पावरफुल बनाने का। ठीक है, ये पहला तरीका। अच्छा, अब क्या करेगा राजा, दिल्ली का राजा, आसपास का इलाका तो उसके कब्जे में आ ही चुका है, अब वो क्या चाहेगा बताओ, सोचो। अब वो चाहेगा कि दूर तक अपना पैर फैलाया जाए, जहां पे मेरा कब्जा आज तक नहीं था, जहां पे पहुंचना मुश्किल था, वहां तक पहुंचा जाए। अब दिल्ली का राजा तो यार अब यही चाहेगा ना। तो सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड में हम लोग यही पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। इसमें था हमारा इंटरनल फ्रंटियर, मतलब कि अपने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में करना है पहला। अब जो सेकंड है हमारा वो है एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब कि दिल्ली का राजा केवल अब अपने आसपास वाले इलाके को जीतकर खुश नहीं होने वाला है, अब वो अपने पैर को, अपने दायरे को, अपने पावर को, अपने रूल को बहुत दूर तक फैलाएगा, जो कि इलाका दिल्ली से काफ़ी दूर है, वैसे जगह पे भी अपना पैर फैलाएगा। अब देखो होता क्या है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। मतलब अब दिल्ली का जो राजा है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इन सभी ने मिल के अपना पावर साउथ इंडिया तक लेकर गए। सोचो, जो दिल्ली आपका नॉर्थ में हुआ करता है, दिल्ली लगभग नॉर्थ में आपका है आज, वो पावर, वो दिल्ली का राजा अब साउथ तक पहुंच रहा है अपने कब्जे, मतलब अपने इलाके को बढ़ाने के लिए। साउथ का एग्जाम्पल एकदम लोग ले तो नीचे आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, है ना, ये सब जगह पे अब दिल्ली का राजा अपना पैर बढ़ा रहा है। ठीक है,
इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। तो दिल्ली के राजाओं ने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए जिस जिस जगह पे कब्जा किया है उन सारे जगह को पहले तो अपने अंडर में ले लिया, और उस जगह पे जितने भी हाथी, घोड़ा, जितने भी चीज़ मौजूद थे उन सभी को उन्होंने अपने आर्मी में शामिल कर लिया। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास हाथी होगा, जितना ज़्यादा आपके पास घोड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात जितने भी प्रीशियस मेटल्स थे, मतलब कि सोना चांदी उस जगह पे जितना भी पाया गया, सब कुछ दिल्ली के राजाओं ने अपने अंदर में ले लिया। क्यों कर रहे थे लोग ऐसा? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा आपके अंदर घोड़ा, हाथी, पैसा होगा, आप उतने ही महान कहलाएंगे। हाँ या ना? राजा का मतलब क्या है? देखो, एक पावरफुल राजा का निशानी क्या होता है कि आपके पास घोड़ा बहुत हो, हाथी बहुत हो, ताकि लड़ाई में घोड़ा हाथी का इस्तेमाल किया जा सके। आपके पास पैसा बहुत हो, पैसा मतलब सोना चांदी वगैरह बहुत ज़्यादा हो। तो दिल्ली के राजाओं ने जिस जिस जगह पे कब्जा किया है, जिस जिस जगह पे अपना कंट्रोल जमाया है, उन जगह के सारे हाथी को, घोड़ा को, सोना चांदी सबको अपने कब्जे में कर लिया ताकि उसका पावर बढ़ सके। और उस समय पे ऐसा ही होता था, जो राजा जिस जगह को जीत गया उसका सब कुछ उसका हो गया, है ना? ऐसा उस समय पे होता रहता था। आगे, और उस समय के लोगों को क्या बना लेते थे वो लोग? गुलाम बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे कि भैया अब हम तुम्हारे इलाके को जीत गए हैं तो जो हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजा को भी कई बार तो राजा को मार देते थे। जैसे मान लीजिए एक जगह के राजा ने दूसरे जगह के राजा को हरा दिया, तो उस पर डिपेंड करता है कि इस राजा को क्या करना है, जेल में डालना है या जान से मार देना है। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने जान से मार दिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने जिंदा रखा लेकिन जेल में रखा। ऐसा होता था उस समय पे। आगे, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब मोहम्मद तुगलक का टाइम खत्म होते होते तक मुसलमान राजा यानी कि मुगल एम्पायर, मुगल किंग, जो भी बोलो सब सही है, मोहम्मद तुगलक का समय खत्म होते होते तक दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली के जो महान राजा थे यानी कि जो मुस्लिम राजा थे, उनका पावर इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि लगभग आधा से ज़्यादा इंडिया किसके कब्जे में था बताओ? मुगल राजाओं के अंडर में था। मुगल राजा मतलब मुसलमान राजाओं के अंदर में था। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से दिल्ली के राजा जो पहले हुआ करते थे, केवल उन्होंने अपना पैर फैलाया और लगभग आधा से ज़्यादा इंडिया पर उनका कब्जा हो गया था और वो बहुत पावरफुल भी हो गए थे, है ना? अच्छा बताओ, इन सभी जगह को जीता जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप किस जगह को किया जा रहा है? दिल्ली को। ये लोग हर जगह से सोना चांदी, हाथी घोड़ा लूट के लाते थे और सब चीज़ों का इस्तेमाल करके दिल्ली को बहुत महान बनाते थे, दिल्ली को मजबूत बनाते थे, दिल्ली को ब्यूटीफुल बनाते थे। तो दिल्ली से इनका पूरा सिस्टम चलता था। ठीक है, किसी भी इलाका पे कब्जा हो, लेकिन इसको मतलब किससे है? दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली ही वो जैसा जगह था जहाँ से पूरे इंडिया पे नज़र रखा जा सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली का राजा केवल और केवल एक गैरिसन टाउन में रहता था, एक बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बना दिया, उसके अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब कुछ लाख लोग हैं, 1 लाख 2 लाख जितने भी लोग हैं, उसके अंदर राजा का घर है, उसी के अंदर सब सिस्टम चल रहा है, उसी के अंदर वो रूल कर रहा है। अब वो वहाँ से बाहर निकला, सबसे पहले अपने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में किया, जंगल कटवाया ताकि वो अपने आर्मी को लेकर, अपने सैनिक को लेकर आगे बढ़ सके, दूसरे जगह पे हमला कर सके और उसको जीत सके। तो पहले अपने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में किया और फिर बाद में दूर दूर तक के इलाके को भी अपने कब्जे में वो करते चले गए, सोना चांदी लूटते चले गए और दिल्ली को मजबूत बनाते चले गए। इस तरीके से दिल्ली और ज़्यादा पावरफुल बन गया, दिल्ली और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह बन गया। समझ रही है बात? ऐसे ही दिल्ली पहले से इम्पोर्टेंट था, दिल्ली और इम्पोर्टेंट बन गया क्योंकि हर जगह का खजाना, सोना चांदी, हाथी घोड़ा सब कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली में रखा हुआ है। तो सोचो, क्या हर कंट्री नहीं चाहेगा कि दिल्ली के ऊपर यदि हमला कर दिया जाए तो पूरा इंडिया हमारे अंदर आ जाएगा? इसीलिए हर जगह का राजा चाहता था कि यदि दिल्ली के मतलब यदि इंडिया के ऊपर कब्जा करना है तो सबसे पहले किसको कब्जे में करो? दिल्ली को कब्जे में करो। दिल्ली अपने कब्जे में आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास हाथी घोड़ा पैसा कोई चीज़ का कमी नहीं होगा और आप पूरे इंडिया पे आराम से कब्जा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ
आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं मस्जिद के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। मस्जिद आप जानते हैं क्या होता है? मस्जिद वो जगह होता है जहाँ पे कि मुस्लिम लोग आके अपने गॉड को, अपने मसीहा को, उसके लिए प्रेयर करते हैं। ये सब उनका अपना चलता है, और उनका जो गॉड है उनको अल्लाह कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। मॉस्क्यू सिंपल से समझ लो, वो जगह जहाँ पे मुस्लिम लोग आके अपने गॉड के प्रति प्रेयर वगैरह करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉस्क्यू, या फिर उसी को आप मस्जिद कहते हैं। मॉस्क्यू बोला जाता है, मॉस्क्यू इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, मतलब कि अरबिक भाषा में मॉस्क्यू बोला जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉस्क्यू बोलो मस्जिद बोलो, सेम ही चीज़ है। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवेनेंस और टू अल्लाह। मतलब बेसिकली मस्जिद एक ऐसा जगह होता है, जैसे हमारे हिंदुओं में होता है ना मंदिर, जहाँ पे जाके हम लोग अपने गॉड के प्रति प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, है ना, कुछ विश मांगते हैं। उसी प्रकार से मुसलमान लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए भी एक जगह है जहाँ पे वो लोग जाते हैं, अपने गॉड के लिए वो प्रेयर कर, मतलब गॉड के लिए प्रति अपना प्रेयर करते हैं, है ना, कुछ विश मांगते हैं। वो लोग, उनका गॉड कौन है? वो लोग अल्लाह को मानते हैं अपना गॉड। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, जिसको हम लोग नमाज बोलते हैं, टुगेदर। मतलब कि मस्जिद में जितने भी मुस्लिम लोग हैं जिनको आने का मन होता है मस्जिद में, वो आते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो नमाज अपने घर में भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग होता है ना, हम लोग जैसे करते हैं सेम वही चीज़ है। बहुत लोग हिंदू में भी मंदिर आते हैं, बहुत लोग घर में पूजा कर लेते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे है। तो जिनको मुस्लिम, जो मुस्लिम मस्जिद आना चाहता है वो मस्जिद में आके प्रेयर करता है, नमाज पढ़ता है। नहीं तो बहुत लोग तो अपने घरों में ही नमाज पढ़ लेते हैं, है ना। आगे क्यूबला क्या होता है? बहुत लोग इसको कबला भी पढ़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ लो सब सही है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द क्यूबला। मतलब क्यूबला कुछ नहीं है, बेसिकली मुस्लिम लोग नमाज जो पढ़ते हैं वो मक्का के डायरेक्शन में खड़े होकर पढ़ते हैं। मक्का कहाँ पड़ता है आज? सऊदी अरेबिया में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? सऊदी में। ठीक है, मतलब उनका ऐसा मानना है, मुसलमान लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा जो अल्लाह है वो बेसिकली है कहाँ पे? मक्का में है। और मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरेबिया में पड़ता है। ठीक ना। तो वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, उनका जो नमाज पढ़ते हैं वो जो फेस होता है वो किधर की ओर होता है? मक्का की ओर होता है। और हमारे इंडिया में मक्का किस डायरेक्शन में पड़ता है? वेस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए आप किसी भी लोगों को देखेंगे, यदि वो नमाज पढ़ रहा है तो उसका फेस किधर होगा? हमेशा वेस्ट की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि मक्का हमारे इंडिया से वेस्ट में पड़ता है। ठीक ना, ध्यान रखना है। आप वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे तो जो सऊदी अरबिया है वो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। ठीक ना। तो इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो यदि नमाज पढ़ेंगे तो उनका फेस किधर की ओर होगा? वेस्ट की ओर होगा, क्योंकि मक्का जो है वो सऊदी अरबिया में पड़ता है, और सऊदी अरबिया हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबला, या फिर बहुत लोग इसको कबला भी पढ़ते हैं। हाँ, जो मुसलमान अमेरिका में होंगे वो ईस्ट की ओर अपना फेस करके पढ़ेगा, क्योंकि यदि आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका के हिसाब से आपका जो सऊदी अरबिया वो कहाँ पड़ जाएगा? ईस्ट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो कि आप किस जगह पे हैं और आपके कंट्री से वो जगह किस डायरेक्शन में पड़ता है, उसी के फेस में आप खड़े होके नमाज को पढ़ते हैं। तो इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं उनका फेस किधर होगा नमाज पढ़ने वक्त? वेस्ट में होगा। ठीक है, क्यों वेस्ट में ही? क्यों? क्योंकि वेस्ट में आपका मक्का है, और मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरबिया में। ऐसा इन लोगों का मानना है कि जो उनका अल्लाह है वो कहाँ है? मक्का में है, इसीलिए। ठीक है, आगे जैसे हम लोग हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं सूर्य के ओर, है ना। मतलब कि इंडिया में जो सूर्य का उदय होता है वो ईस्ट की ओर होता है, तो हम लोग का जो फेस होता है वो किधर की ओर होता है? ईस्ट की ओर होता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जिधर से आपका गॉड, जिधर आपका गॉड है उधर ही यदि हम लोग प्रेयर करते हैं उसी डायरेक्शन में होके, तो ऐसा माना जाता है कि
आपके ऊपर जो गॉड है आपका, वो एक पॉजिटिव वाइब आपके ऊपर छोड़ते हैं, मतलब कि एक आपका जो मानसिकता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बेसिकली आपका जो विचार है वो अच्छा हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब बताइए, जितने भी दिल्ली के राजा हुए उस समय पे सब क्या थे? मुसलमान थे, मुस्लिम थे। तो क्या उन लोगों ने जहाँ जहाँ अपना कंट्रोल जमाया है, क्या उन लोगों ने केवल रूल किया होगा, या हर जगह पर अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए और क्या किए होंगे? मस्जिद भी बनाए होंगे भाई। अच्छा, क्या लगता है उस समय पे क्या हर जगह पे मुसलमान लोग ही थे? केवल हिंदू लोग भी तो थे ना। तो जिस जगह पे उन्होंने कब्जा किया, अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन लोगों ने क्या बनवाए होंगे? भारी मात्रा में मस्जिद बनाए होंगे। तो मुसलमान राजाओं ने उस समय पे हर जगह पर मस्जिद खूब बनवाए हैं, और उस समय का मस्जिद बना हुआ कुछ कुछ तो आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, सोचो। ठीक ना, आगे बात करते हैं। These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslim। तो वो लोग जो मुसलमान राजा थे, मुगल्स बेसिकली, उन लोगों ने मस्जिद इसलिए बनाया है ताकि मुस्लिम धर्म को फैलाया जा सके, पहला बात। दूसरा बात, वो लोग ऐसा मानते थे, लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम केवल रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने धर्म को फैला भी रहे हैं, मतलब एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक ना, आगे। मस्जिद ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। मस्जिद बनाने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सब आपस में क्या हो गए? कनेक्टेड हो गए, जुड़ गए। क्योंकि मस्जिद वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप चाहे गरीब हैं अमीर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब जाके एक साथ लाइन में खड़े होके बैठ के नमाज पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब मस्जिद में बड़ा एक अच्छा नियम है, वहाँ पे एक अच्छा नियम ये है कि आप चाहे कितने ही अमीर आदमी क्यों ना हैं, गरीब ही आप क्यों ना हो, लेकिन यदि आप मस्जिद में आए हैं तो आप अल्लाह के घर आए हैं, अल्लाह के शरण में आए हैं, तो आपको एक ही लाइन में खड़े होके एक ही जगह पर बैठ के प्रेयर करना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। तो इससे क्या हुआ? एक भाईचारे का भावना बढ़ा। तो मस्जिद बनाने से केवल प्रचार प्रसार नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों के अंदर में क्या आ गया? एक भाईचारे का भावना भी आ गया, भाईचारा भी आ गया, क्योंकि अमीर गरीब सब प्रकार के मुस्लिम क्या हो सकते थे? एक जगह पर इकट्ठा होके प्रेयर कर सकते थे अपने अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह के प्रति। ठीक है ना, तो ये अच्छा चीज़ था। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds। तो ऐसा करना ज़रूरी था, हर जगह पर मस्जिद खोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान उस समय पे अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, मतलब कुछ मुसलमान अमीर भी थे तो कुछ गरीब भी थे। लेकिन मुस्लिम धर्म में एक बड़ा अच्छा चीज़ है जो कि बड़ा अच्छा है, मतलब वो ये कि आप कितने ही अमीर और गरीब क्यों नहीं हैं, अल्लाह के सामने सब क्या है? बराबर ही है। सेम चीज़ हमारे हिंदू धर्म में भी है, आप कितने अमीर और गरीब क्यों नहीं है, आप धरती पे कितना ही अमीरी दिखा लो, गरीबी दिखा लो, लेकिन अपने भगवान के नज़र में सब क्या हैं? बराबर हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा मस्जिद वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।